नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में गोता लगाने वाले हैं जिसने सच में पूरे यूरोप का नक्शा ही पलट कर रख दिया था। 1803 से 1815 का वो उथल-पुथल भरा समय, और इसके केंद्र में था सिर्फ एक इंसान, नेपोलियन बोनापार्ट। ये सिर्फ सेनाओं के टकराने की कहानी नहीं है, ये कहानी है बेतहाशा महत्वाकांक्षा, क्रांति और उस साम्राज्य की जिसने हमारी आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, तो गहराई में जाने से पहले जरा इस लाइन पर गौर करते हैं। जो गिरता नहीं वो कभी सीखता नहीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। अगर आप नेपोलियन के पूरे जीवन को देखें तो ये उसका बिल्कुल सटीक दार्शनिक सार है। ये हमें उस बारीक लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा और एक बहुत बड़े विनाश के बीच होती है। आगे हम यही देखने वाले हैं कि कैसे जिस इंसान को कभी अजेय माना जाता था, उसकी सबसे बड़ी रणनीतियां ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गईं। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम नेपोलियन के उदय से शुरुआत करेंगे, फिर उसके प्रमुख युद्धों और रणनीतियों को देखेंगे। उसके बाद उस विनाशकारी रूसी अभियान पर बात करेंगे, फिर उसका पतन और वाटरलू का युद्ध, और आखिर में उसकी वो स्थायी विरासत जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उसने सत्ता कितनी तेजी से हासिल की। आप देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस को पूरी तरह से अराजकता और एक बड़े पावर वैक्यूम में धकेल दिया था, और 1769 में कॉर्सिका जैसे बहुत ही छोटे से द्वीप पर जन्मे नेपोलियन ने इस मौके का क्या गजब फायदा उठाया। इटली और मिस्र में अपनी सेना का लोहा मनवाने के बाद वो 1799 में लौटता है और सीधे तख्ता पलट करके प्रथम कौंसिल बन बैठता है, और फिर सिर्फ 5 साल बाद 1804 में उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। मतलब जरा सोचिए, कुछ ही दशकों में एक आम सैनिक से सीधा एक तानाशाह सम्राट। ये इतिहास के सबसे तेज सत्ता हस्तांतरणों में से एक है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रमुख युद्ध और रणनीतियां। यहां से शुरू होता है उसकी सैन्य प्रतिभा का असली दौर। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है ये साफ विरोधाभास। बाईं तरफ देखिए 1805 का ऑस्टिलिट्स का युद्ध, जिसे 3 सम्राटों की लड़ाई भी कहा जाता है। यहाँ नेपोलियन ने अपने दिमाग और अपनी चालाकी से रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को सचमुच कुचल कर रख दिया था। जमीन पर वो बिल्कुल अनटचेबल था। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, उसी साल 1805 में ट्रैफलगर का युद्ध हुआ। यहाँ ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन ने फ्रांसीसी और स्पेनिश नौसेना की धज्जियां उड़ा दी। इस एक हार ने नेपोलियन के समंदर पर राज करने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मतलब जमीन पर तो वो एक जीनियस था, लेकिन समंदर में, वहां ब्रिटेन के सामने उसकी एक न चली। अब क्योंकि वो ब्रिटेन को समंदर में नहीं हरा सकता था, तो उसने एक नया दाव चला, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये बेसिकली एक आर्थिक नाकाबंदी थी। उसने यूरोप के सभी देशों को फरमान सुना दिया कि कोई भी ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेगा। आइडिया ये था कि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया जाए। लेकिन असलियत में हुआ क्या? यह दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। ब्रिटेन का तो उतना कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा यूरोपीय देशों की अपनी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं, और इसके चलते नेपोलियन के अपने ही सहयोगी उससे बुरी तरह चिढ़ने लगे। और यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, 1812 का रूस का विनाशकारी अभियान। ये वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। हुआ यूं कि जब रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने इस नुकसानदेह कॉन्टिनेंटल सिस्टम को मानने से साफ मना कर दिया, तो नेपोलियन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक विशाल सेना ली और रूस पर चढ़ाई कर दी। लेकिन रूसी सेना पीछे तो हटी, पर उन्होंने एक बहुत ही क्रूर लेकिन अचूक रणनीति अपनाई, जिसे झुलसी हुई धरती या स्कॉच्ड अर्थ कहते हैं। इसमें होता यह है कि पीछे हटती हुई सेना अपने ही खेतों, फसलों, अनाज और यहाँ तक कि घरों को भी आग लगा देती है। मकसद साफ था, दुश्मन की सेना के लिए अन्न का एक दाना भी न छोड़ना। इस एक रणनीति ने फ्रांसीसी सेना की रसद आपूर्ति को पूरी तरह से काट कर रख दिया। 40,000, सिर्फ 40,000। आपको पता है, नेपोलियन जब रूस में घुसा था तो उसके साथ 6 लाख सैनिकों की एक खौफनाक फौज थी। लेकिन उस झुलसी हुई धरती की रणनीति और उसके बाद रूस की वो जानलेवा सर्दी, जिसे इतिहास में जनरल विंटर कहा जाता है, उसने सब तबाह कर दिया। भूखमरी, बीमारियां और कड़ाके की ठंड की वजह से उन 6 लाख में से सिर्फ ये 40,000 सैनिक ही जिंदा वापस लौट सके।
ये इतना बड़ा झटका था कि नेपोलियन की सैन्य ताकत की रीढ़ हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। चलिए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, पतन और वाटरलू। रूस की उस भयंकर तबाही के बाद उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। अब हम देखते हैं कि ये सब एक के बाद एक कैसे हुआ। चरण 1, रूस की विफलता के तुरंत बाद 1813 में लीप्ज़ाई के युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर चरण 2, 1814 आते आते उसे गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चरण 3, वो चकमा देकर एल्बा से भाग निकला और अपने मशहूर सत्ता के 100 दिन के लिए फिर से वापस लौट आया। लेकिन फाइनली चरण 4, 1815 में वाटरलू के मैदान में उसे अपनी अंतिम और सबसे निर्णायक हार मिली, जिसके बाद चरण 5, उसे सुदूर अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और अब हमारे आखिरी भाग पर आते हैं, नेपोलियन की स्थायी विरासत। भले ही इंसान हार गया था, लेकिन उसके विचारों ने यूरोप के सर्किट को हमेशा के लिए रीवायर कर दिया था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आधुनिक यूरोप का ढांचा इन्हीं बदलावों पर खड़ा है। वियना कांग्रेस ने राजनीतिक पुनर्गठन किया ताकि कोई एक देश फिर से बॉस न बन बैठे। इसके अलावा नेपोलियन के लगातार हमलों ने अनजाने में ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की एक बहुत ही तगड़ी लहर पैदा कर दी। और अगर वैधानिक विरासत की बात करें तो नेपोलियनिक कोड ने सामंतवाद को खत्म किया और सबको कानून के सामने बराबरी का दर्जा दिया। साथ ही इसी दौरान ब्रिटेन एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा और सामूहिक भर्ती जैसी चीजों ने दुनिया भर में युद्ध लड़ने का तरीका ही बदल दिया। इस स्लाइड में हम साम्राज्य के पतन के 4 मुख्य कारणों का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। पहला, उसकी हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा। वो अपनी सीमाएं नहीं समझ पाया, जिसका सीधा नतीजा हमने रूस में देखा। दूसरा, ब्रिटिश नौसेना, जिसे वो कभी पार नहीं कर पाया और जिसने उसे यूरोप पर पूरी तरह हावी होने से रोके रखा। तीसरा, उसका अपना शासन, जिसने स्पेन और जर्मनी जैसे देशों में भयंकर राष्ट्रवादी विरोध और गोरिल्ला युद्धों को भड़का दिया। और चौथा, वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसने ब्रिटेन से ज्यादा खुद यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी। ये साफ दिखाता है कि कैसे उसकी अपनी ही रणनीतियां अंततः उसके खिलाफ काम कर गईं। 30 से 60 लाख। जब हम इस पूरे दौर का विश्लेषण करते हैं तो हम इन आंकड़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक इन तमाम सैन्य अभियानों और युद्धों में करीब 30 से 60 लाख लोगों की जानें गईं। इसमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। ये एक बहुत ही विशाल और विचलित करने वाला आंकड़ा है, जो हमें साफ तौर पर याद दिलाता है कि इन बड़ी बड़ी रणनीतियों और महत्वाकांक्षाओं की असली मानवीय कीमत क्या थी। और अंत में हमारा आज का ये एक्सप्लेनर आपको इस बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़े जाता है, क्या नेपोलियन बोनापार्ट एक दूरदर्शी सुधारक था जिसने नेपोलियनिक कोड जैसी चीजों से यूरोपीय कानून को आधुनिक बनाया, या फिर वो महज एक अति महत्वाकांक्षी विजेता था जिसे आज लाखों लोगों की मौत के लिए याद किया जाता है? शायद वो दोनों ही था। इतिहास कभी भी पूरी तरह से ब्लैक या वाइट नहीं होता, है ना? खैर, ये तय करना आप पर है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस विश्लेषण से आपको इस जटिल विषय को समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के ऐसे ही और पन्नों को पलटने के लिए फिर मिलेंगे।